हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं मोहित रावत। आज हम ब्रिक्स संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम ब्रिक्स संगठन के द्वारा जो डेवलप किया गया जो बैंक है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, हम इसके वर्तमान प्रेसिडेंट, वर्तमान सीईओ, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, यानी इसके सभी फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम जो ब्रिक्स समिट है यानी 2021 की जो समिट है कहाँ हुई, 2022 की कहाँ हो गई, 2019-20 की कहाँ हुई थी, इन सब के बारे में भी डिस्कस करने के साथ साथ दोस्तों हम ब्रिक्स कंट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों कंट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे, जैसे है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इनके वर्तमान में जो लीडर है कौन कौन से हैं। अगर भारत से बात करेंगे तो सब जानते हैं कि मोदी जी हो गया। अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील से जो हेड है इनके यानी लीडर है वो है जेल्स बोल्सोनारो। अगर हम रशिया से बात करेंगे तो आप सब जानते हैं व्लादिमीर पुतिन हो गया। और चाइना से कौन है? सी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका से कौन है? सिरिल रामफोसा। तो आपने दोस्तों यहाँ पे वर्तमान जो ब्रिक्स के लीडर हैं उनके बारे में देख लिया। जैसे आपने सब देखा कि ये 5 देशों का संगठन है। इंपोर्टेंट अब यहाँ पे बनता है क्वेश्चन कि इसका औपचारिक गठन वर्ष 2006 में हुआ था। यानी इसका औपचारिक गठन वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में हुआ था। लेकिन साथियों, आपको यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखना है। कभी पूछा जाता है कि ब्रिक्स की जो कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, तो ब्रिक्स की जो कल्पना सर्वप्रथम की थी वो की थी जिम ओ'नील ने। किसने की थी? जिम ओ'नील ने की थी। कब की थी? 2001 में। तो साथियों, जिम ओ'नील ने वर्ष 2001 में ब्रिक्स की कल्पना की थी। ब्रिक्स एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में यानी भविष्य में 2040-2050 के आसपास क्या होगी कि जो ब्रिक्स कंट्री होंगी वो क्या होंगी? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इसलिए इन्हें एक संगठन बनाना चाहिए। तो जिम ओ'नील ने वर्ष 2001 में ब्रिक्स संगठन की कल्पना की थी और उसी कल्पना के आधार पे आगे ब्रिक्स का संगठन हुआ। और है ना, अब आगे बात करेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। तो जून 2009 यक्तेनबर्ग रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपने अभी देखा कि जून 2009 में यक्तेनबर्ग में इसका पहला संगठन हुआ था यानी सम्मेलन हुआ था। इंपोर्टेंट फैक्ट साथियों यहाँ पे देखो, ये है ब्रिक यानी BRIC। तो ब्रिक हो गया यानी यहाँ पे एस नहीं जुड़ा है। इस टाइम पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं है। साथियों, 2010 में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बनता है। आगे बात करेंगे कि जो ब्रिक्स के हम वर्तमान हेडक्वार्टर की बात करेंगे या इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई है। संघाई यानी चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। लेकिन आपको इंपोर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि 2011 में जो समिट हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका ने उस समय भाग लिया था। यानी 2011 के जो समिट हुआ था उस समय क्या हुआ था? उसने भाग लिया था। साथियों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे 2021 की बात करेंगे, 2021 की जो समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई। यानी 2021 की जो समिट होगी वो कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। तो 2022 की आगे बढ़ेंगे, 2022 की बात करेंगे साथियों, तो 2022 की होगी चाइना में, 2023 की बात करेंगे साउथ अफ्रीका में। ऐसे ये आगे घूम के चलता रहेगा। अगर जैसे 2021 में बात करेंगे तो 2021 में जैसे इंडिया में हुई, तो 2020 में कहां हुई होगी? उससे पहले रशिया में हुई होगी। 2000 अगर हम 19 की बात करेंगे तो ब्राजील में होगी। तो इनका ये क्रम चलता रहता है। आपको एक याद करना है, बाकी आप सारे कर सकते हो, है ना। तो आपको दोस्तों यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट मालूम चल गए होंगे। आगे बात करेंगे साथियों, आप यहाँ पे मैप में देखें। मैप में देखोगे जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका जो ये हो गया, ब्राजील ये हो गया, चाइना ये हो गया, इंडिया ये हो गया, है ना। तो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया। तो दोस्तों, ये इनको कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रूस क्या है? इन सब में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा कौन है? रूस है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन है? साउथ अफ्रीका है। तो साथियों, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो दोस्तों, आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे है ड्यूरिंग दी 6 ब्रिक्स समिट, यानी छठे ब्रिक्स सम्मेलन में क्या होता है? जो फोर्टलेजा है, फोर्टलेजा की बात करेंगे साथियों, तो ये ब्राजील में है। यानी ब्राजील के जो फोर्टलेजा है, यानी वर्ष 2014 में यहाँ पे क्या किया गया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में इसके मतलब स्थापना की गई थी। तो अगर आप एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना चाहते हो साथियों, तो इसकी एग्जैक्ट डेट है
15 जुलाई 15 जुलाई 2014 यानी 15 जुलाई 2014 को क्या हुआ था, इसकी 6 समिट में क्या हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो 15 जुलाई 2014 को इसका स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पे ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है, संघाई है। तो संघाई ही इसका हेडक्वार्टर है। जैसे आपने देखा जो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, तो इसका वर्तमान हेडक्वार्टर यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में। अगर हम बात करेंगे इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे, यानी न्यू डेवलपमेंट के जो प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो। मार्कोस यहाँ पे लिखता मैं, मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो। तो साथियों आपने यहाँ पे ये देखा कि मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो इसके वर्तमान क्या है, प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि इससे पहले यानी अभी तो वर्तमान में 2021 में कौन है, मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो है, लेकिन इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे के वी कामत। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है साथियों, के वी कामत। ये भारत से हैं और के वी कामत इसके क्या थे, पहले प्रेसिडेंट थे और इससे पहले वाले प्रेसिडेंट भी थे। यानी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो थे के वी कामत, और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे यानी मार्कोस प्रेडो ट्रायोजो से जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी कौन थे, के वी कामत थे। अगर साथियों हम इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, अगर हम इसके वीसी की बात करेंगे यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वीसी के यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वीपी की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना साथियों वो कौन है, अनिल किशोरा जी हैं। कौन है, अनिल किशोरा जी। तो साथियों यहाँ से आपने क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट देखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखा आपने कि फोर्टलेजा ब्राजील यानी 15 जुलाई 2014 को इसका स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, यानी $100 अरब का रखा गया था टारगेट यहाँ पे। आगे इसका हेडक्वार्टर संघाई है। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे के बी कामत, और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मार्कोस प्रेडो ट्रायोजी। साथियों अगर हम बात करेंगे इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट इसके हैं अनिल किशोरा जी। अगर हम चीफ रिस्क ऑफिसर की बात करेंगे तो वो भी कौन है, अनिल किशोरा जी है। तो यहाँ से आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लिया। साथियों अगर हम आगे बात करेंगे, अब जैसे हम कुछ कंट्री जो ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों है तो छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन क्या होता है कि हम इन्हीं पॉइंट को क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं और एग्जाम में यही पॉइंट आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को रिवाइज कराना मेरा यहाँ पे मकसद है। दोस्तों जैसे आप देखोगे यहाँ के जो वर्तमान लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 74.04% है। यानी भारत की जो लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार वो कितनी है, 74.04% है। अगर हम यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो वो कितना है, 940 है। साथियों आपने यहाँ पे ये देख लिया। अब पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां पे है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी अगर इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक कहां पे है, नॉर्थ में है। अगर हम बात करेंगे इसका देशांतीय विस्तार की बात करेंगे तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो दोस्तों ये देशांतीय और अक्षांशीय विस्तार था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे साथियों, आप सब जानते हैं जिससे कर्क रेखा होगी, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जिसे कहते हैं, तो ये कहां से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो गुजरती है वो गुजरती है यहाँ से। जैसे हमने गुजरात हो गया, मध्य यहाँ पे राजस्थान आ गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया और यहाँ पे त्रिपुरा मिजोरम आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहां से गुजरी, सबसे पहले गुजरा गुजरात से। आप मैप में देखो आपको ज्यादातर याद रहेगा, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो साथियों आपने यहाँ पे देखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर, वेस्ट बंगाल से होकर, त्रिपुरा से होकर और मिजोरम से होकर। तो साथियों कभी क्या होता है कि इनका सीरीज पूछा जाता है कि नॉर्थ टू यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूर्व की ओर लगाए या पूर्व से उत्तर की ओर लगाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से पूर्व की ओर और पूर्व से उत्तर की ओर, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों आप सब जानते हैं कि जो मुख्य टाइम लाइन है जो इंडिया से गुजरती है
वो टाइमलाइन हमने कहां से ले रखी है, वो हमने ये लाइन ले रखी है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो आपको ये देखना है कि जो इंडिया की जो टाइम लाइन है, जहां से हम टाइम काउंट करते हैं, वो कहां से होकर गुजरती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले गुजरा हुआ उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। यानी कितने राज्यों से होकर गुजरी जो मुख्य टाइम लाइन है? एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। यानी जो मुख्य टाइमलाइन है वो कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो गुजरती है 5 राज्यों से। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है कि कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो क्वेश्चन कभी बन सकते हैं कि जो मुख्य मुख्य टाइमलाइन है जो इंडिया की, और जो कर्क रेखा है, जो ऐसा कौन सा राज्य है, कितने या कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं जहां से मुख्य टाइमलाइन भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। यानी 2 ऐसे राज्य हैं जो मुख्य टाइमलाइन से भी होकर गुजरता है और कर्क रेखा से भी होकर गुजरता है। तो साथियों, आपको यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। एक बार मेरे साथ दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि जानते हो दोस्तों कि अगर यहाँ पे तो कोई विवेकानंद जी है नहीं जो एक बार पढ़े उन्हें परमानेंट याद हो जाए। तो हम सब क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हमें इतनी जल्दी याद नहीं होता। याद कब होता है? जब हम इसे राइट डाउन करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। तो इसलिए आपको कहता हूं कि रिवाइज करो, तभी आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो साथियों, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। जैसे आपने देखा, लिटरेसी रेट की बात करेंगे, यानी साक्षरता दर की बात करेंगे। तो साक्षरता दर इसकी बात करेंगे तो 74.04% है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो कितना है? 940 है, यानी लिंगानुपात 940 है। उसके बाद आपने देखा था इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांशीय विस्तार। हमें मालूम तो होता है कि हमने बार बार देखा होता है, लेकिन हम इसे रिवाइज नहीं करते, इसलिए हमें याद भी नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है नॉर्थ में। ध्यान रखना साथियों, नॉर्थ स्पेशली ध्यान रखना। यहां बात करेंगे 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये तो इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार था। फिर आपने कर्क रेखा देखा कि कर्क रेखा यहाँ से कहां से होकर गुजरती है। तो आपने कर्क रेखा देखा, सबसे पहले कहां से होकर गुजरी? गुजरात से गई, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर क्या गई? मुख्य कर्क रेखा गई। उसके बाद आपने देखा जो यहाँ पे हमने इंडिया टाइमलाइन ले रखा है वो कहां कहां से होकर गुजरती है? तो वो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? आपने देखा यूपी देखा, मध्य प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़ देखा, उड़ीसा देखा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखा। तो इन 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? जो हमारी टाइमलाइन है, जहां से हमने टाइम ले रखा है, वो गुजरती है। यानी हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम लाइन ले रखा है मुख्य लाइन से, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना, 5 घंटे 30 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे 2 ही राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो टाइमलाइन से भी आते हैं और कर्क रेखा में भी आते हैं। तो यहां से आपने ये देखा। साथियों, अब बात करेंगे, हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह है सिरिल रामाफोसा। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो अभी प्रेसिडेंट है। जैसे हमने लीडर की बात की थी, तो वो कौन है? रामाफोसा है। अब आप क्या करो? मैप स्टडी करो। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने साउथ अफ्रीका का मैप लिया है, आप देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इस्टवानी छोड़ दो, यहाँ पे एक और देश है। तो आप यहाँ पे देखो, एक है लेसेथो और एक है यहाँ पे स्वाजीलैंड। क्या है? तो स्वाजीलैंड और लेसेथो, ये 2 ऐसे देश है जो साउथ अफ्रीका के भीतर देश हैं। यानी साउथ अफ्रीका के भीतर लैंड लॉक कंट्रीज कौन कौन सी है? लेसेथो है और स्वाजीलैंड है। लेकिन अब आपको इनके जो पड़ोसी देश है, जिन जिनके साथ ये सीमा बनाती है, उनके बारे में भी थोड़ा देखना है। जैसे आप यहाँ पे नामीबिया देखो, साउथ अफ्रीका से किसकी सीमा लगती है? नामीबिया की लगती है। फिर बोत्सवाना की लगती है, जिम्बाब्वे की लगती है, मोजाम्बिक की लगती है। तो साथियों, आपने यहाँ पे देखा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और यहाँ पे मोजाम्बिक। तो साथियों, आप इंपोर्टेंट यहाँ पे ये देखो
कि जैसे इनकी कैपिटल करेंसी की बात करेंगे, जैसे आप सब जानते हैं नामीबिया है, तो नामीबिया मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। इसकी अगर कैपिटल की बात करेंगे तो वह है विंडहोक। मैं लिख देता यहाँ पे विंडहोक। तो विंडहोक क्या है, इसकी कैपिटल है। अगर हम बात करेंगे साथियों बोत्सवाना की, तो आपको बोत्सवाना को देखो दोस्तों कि बोत्सवाना क्या है, एक लैंडलॉक देश है। कभी क्वेश्चन बनते हैं कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान दे रहे होंगे कि लैंडलॉक कंट्री यानी जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती वो लैंडलॉक कंट्री होता है। तो आपको यहाँ पे दो देश के, बोत्सवाना भी और जिम्बाब्वे भी, इन दोनों की सीमा समुद्र से नहीं लगती, इसलिए क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। अगर हम बोत्सवाना की बात करेंगे साथियों, तो बोत्सवाना की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो वह है गैब्रोन। यहाँ पे लिखता मैं स्पेलिंग लिखता GABORANE। तो मैंने गैब्रोन लिख लिया, तो यहाँ इसकी कैपिटल होगी। जिम्बाब्वे की कैपिटल तो आप सब जानते हैं, जिम्बाब्वे की कैपिटल कौन सी है, हरारे है। बहुत सरल कैपिटल है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। हरारे क्या है, इसकी कैपिटल है। तो साथियों आपने यहाँ पे देखा विंडहोक हो गया नामीबिया की कैपिटल, गैब्रोन कहाँ की होगी, बोत्सवाना की कैपिटल होगी। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होगी, हरारे होगी। अगर हम मोजाम्बिक की बात करते हैं साथियों, तो क्या है, मोपुटो या मेपुटो क्या है, अगर बात करते हैं मेपुटो, इसकी क्या है, कैपिटल है। तो आपने यहां से क्या देख दिया, इन देशों के बारे में भी देख लिया, इन देशों की कंट्री और कैपिटल के बारे में देख लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आप सब जानते हैं कि इस एरिया में क्या है, एक कालाहारी मरुस्थल है, यानी जिसे बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट। तो आप सब जानते हैं जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पे फैला है, नामीबिया में है, बोत्सवाना में है और साउथ अफ्रीका में है। और जो कालाहारी मरुस्थल है वो शुतुरमुर्ग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, शुतुरमुर्ग के लिए। तो शुतुरमुर्ग के लिए क्या है, ये कालाहारी जो मरुस्थल है ये फेमस है। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे साथियों, जो कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पे एक क्या है, बुशमैन जाति भी रहती है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि बुशमैन जाति जो जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है, तो बुशमैन जो जाति जो निवास करती है वो कहाँ पे करती है, कालाहारी मरुस्थल में करती है। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट देख लिए दोस्तों। अब मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की। यहाँ पे आपने कंट्री कैपिटल देख ली, यहाँ के क्या देख लिया आपने, जो यहाँ पे डेजर्ट है यानी जो यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। और वहां पे क्या होती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, और शुतुरमुर्ग के लिए क्या है, ये फेमस है। अब आगे बात करेंगे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो साउथ अफ्रीका है इसकी 3 कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव। जैसे हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे यानी कार्यपालिका कैपिटल की बात करेंगे तो वह है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया क्या है, इसकी कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका जो कैपिटल है यानी राजधानी है, कार्यपालिका राजधानी कहाँ है, प्रिटोरिया में है। अगर जुडिशियल की बात करेंगे यानी न्यायिक राजधानी की बात करेंगे तो ब्लेम फाउंटेन है। तो ब्लेम फाउंटेन में कहाँ है, इसकी न्यायिक राजधानी है। अगर लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, तो लेजिस्लेटिव की बात करेंगे साथियों यानी विधायिका कानून की बात करेंगे तो वह कहां पर है, केप टाउन में। यहाँ आपको केप टाउन दिख रहा होगा। तो केप टाउन में क्या है, तो आपको साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कैपिटल है यानी कार्यपालिका टाइप की, वो कहां पे, प्रिटोरिया में है। जुडिशियल की बात करेंगे तो ब्लेमफोंटेन में है। लेजिस्लेटिव की बात करेंगे यानी विधायिका विधायिका की वो कैपिटल की बात करेंगे तो वो कहाँ है, केप टाउन में है। तो साथियों आपने यहाँ देखा, अब यहाँ से आप करेंसी भी याद करोगे। साउथ अफ्रीका की जी जो करेंसी है उस करेंसी का नाम है रैंड करेंसी। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ से साउथ अफ्रीका से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन्हें जरूर नोट डाउन करो, अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो साथियों जल्दी नोट डाउन करो। निश्चित ही कैपिटल करेंसी से बनता है, यहाँ पे आप जानते हैं नामीबिया से बनता है, कालाहारी मरुस्थल से बनता है। जिम्बाब्वे की करेंसी तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, इसकी करेंसी क्या है। अगर आप जिम्बाब्वे की करेंसी देखना चाहते हो तो जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर है। अगर हम नामीबिया की बात करते हैं तो नामीबिया की जो करेंसी की बात करेंगे तो उसकी भी रैंड क्या है, करेंसी है ना। तो आप यहाँ से दोस्तों याद रखना। और कभी पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका के भीतर लैंडलॉक्ड देश कौन कौन से हैं, तो आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं, एक लेसोतो ध्यान रखना है, एक स्वाजीलैंड ध्यान रखना है। तो साथियों ये थे, हमने किसकी बात की, साउथ अफ्रीका की बात की। अब बात करेंगे चीन के बारे में, यानी चमगादड़ खाने वाले चीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है, चीन है। यानी विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ जो देश सीमा बनाता है वो कौन है, चीन है। अगर हमें पूछा जाए कि सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो हम बोलेंगे किसका है, किसकी है, कनाडा की है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, मतलब बहुत सारे देशों के साथ बनाने वाला देश कौन सा है, तो वो कौन है, ये चाइना है। तो चाइना का दोस्तों क्या है, लगभग 14 देशों के साथ, 1/4 यानी 14 देशों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन अगर सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे तो आप कनाडा जाओगे। और अगर सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश की बात करेंगे तो चीन है। साथियों आगे बात करेंगे युआन और रेनबिम्बी। युआन और रेनबिम्बी क्या है, यहाँ की करेंसी है। युआन भी है और रेनबिम्बी भी है। तो युआन और रेनबिम्बी यहाँ की क्या है, करेंसी है। आगे बात करेंगे होंगाओ येलो रिवर। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है ये होंगा येलो रिवर, ये यहाँ से निकली और यहाँ पे गिर गई। तो आप जानते होंगे जो होंगा रिवर है, जिस येलो रिवर भी बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे चीन का शोक बोला जाता है। जैसे हम कोसी यानी बिहार का शोक हम कोसी को बोलते हैं, ऐसे ही क्या है जो येलो रिवर है यानी हांगहो रिवर है, ये इसे चीन का शोक बोला जाता है। क्या होता है कि ये अपना रास्ता बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, बार बार बाढ़ आती रहती है। तो इस कारण होंगो रिवर को भी क्या बोला जाता है, चीन का शोक बोला जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपने एक रिवर और ध्यान रखनी है, वो है यांग तेजी रिवर। यांग तेजी रिवर की बात करते हैं, यानी यांग टीसी भी बोलते हैं, यांग तेजी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो यांग तीसी या यांग तेजी रिवर की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। एशिया की सबसे लंबी रिवर की बात करेंगे तो कौन है, यांग तीसी है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 6300 किलोमीटर, यानी लगभग 6300 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। साथियों आपने यहाँ पे ये देख लिया। इसके अलावा अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि तियानवेन फर्स्ट, आप समझ गए होंगे तियानवेन फर्स्ट क्या है। जिन्होंने भी अभी हाल ही में करंट अफेयर पढ़ा था उन्हें मालूम होगा कि तियानवेन फर्स्ट चीन का एक मंगल मिशन है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, उनका एक मंगल मिशन था तियानवे फर्स्ट, जिसने सफलतापूर्वक कहां पे पहुंचा था, मंगल की कक्षा में पहुंचा था। तो तियानवे फर्स्ट यानी ये हो गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ को क्या बोला जाता है, एशिया का मरीज बोला जाता है। तो साथियों आपने चीन के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट क्या देखा, एक बार दोबारा रिवाइज करो। विश्व में सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, चीन है। यहाँ की मुद्रा क्या है, रुआन और रेमबीबी है। इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। यहाँ की रिवर कौन सी है, फेमस एक है येलो रिवर। येलो रिवर को हांगहो रिवर कहा जाता है, इसलिए फेमस है क्योंकि इसे चीन का शोक कहा जाता है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर यांग टेसी रिवर, यांग तेजी रिवर क्यों फेमस है, इसे की लंबाई एशिया की सबसे लंबी रिवर के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 6000 किलोमीटर है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था तियानवेन फर्स्ट, वो क्या था, एक मंगल मिशन था, चीन का मंगल मिशन था। साथियों आपने चीन के बारे में देखा, अब आप रूस के बारे में देखो। आपने रूस के बारे में दोस्तों आप सब जानते हैं कि वर्तमान जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, बहुत फेमस है। तो व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे साथियों। अब यहां से क्या याद करोगे साथियों, आपने ये देखा कि विश्व का सबसे बड़ा देश आप सब जानते हैं कौन सा है, रूस है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। अब आप आगे बात करोगे, जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम रूस की मुद्रा की बात करेंगे तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है, रूबल, यहाँ पे लिखा मैंने रूबल। तो साथियों रूस की मुद्रा हो गई रूबल। आगे बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी साफ पानी की झील कौन सी है, तो आप सुपीरियर लेक के आओगे। कहां पे जाओगे, सुपीरियर लेक में। सुपीरियर लेक यानी अमेरिका में जाओगे, नॉर्थ अमेरिका में। अगर पूछा जाएगा सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो कौन सी है, बैकाल झील। आगे बात करेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रूस से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बनता है वो बनता है बोल्शेविक क्रांति। इसी क्रांति को हम रूस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये हुई थी मार्च 2017, सॉरी मार्च 1917, 8 मार्च 1917, यानी 8 मार्च 1917 से शुरू हुई थी और लगभग 1923 तक ये कंप्लीट हुई थी, यानी 1923। तो 1923 तक ये क्रांति चली थी। उसके बाद एक बड़ा संगठन बन के उभरा, आप सब जानते हैं यह क्या होता है, जिसे हम यूएसएसआर जानते हैं ना। तो यूएसएसआर एक बड़ा संगठन के रूप में बना। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों ये बनता है कि जो यूएसएसआर है, यहाँ पे लिखता है मैं यूएसएसआर, यानी रूस को बोला जाता है, आप सब जानते हैं। तो यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है, वो है 26 दिसंबर
दिसंबर 1991। साथियों 1991 तो लगभग बहुत सबको याद है, पर कभी क्वेश्चन अगर डीप बने तो क्वेश्चन बनेगा मंथ भी पूछ सकता है और एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यूएसएसआर का जो विघटन हुआ वो 26 दिसंबर 1991 को हुआ और टोटल 15 देशों में क्या हुआ, ये टूट गया था। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आप ये ध्यान रखोगे, जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, यानी रूस का जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो गया, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। तो दोस्तों हमने रूस के बारे में ये सब देखा, एक बार दोबारा से रिवाइज करो, आपको याद हो जाएगा। अगर आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अभी नोट डाउन करो। सबसे पहला है जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो कहां का है, रूस का है। रूस की मुद्रा की बात करेंगे, रूबल है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति की बात करेंगे तो 8 मार्च 1917 से लेकर 1923 तक। आगे बात करेंगे यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर 1991। 26 दिसंबर 1991 को क्या होता है, यूएसएसआर का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। अब बात करेंगे साथियों नई कंट्रीज के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट जेयर बोल्सोनारो, आप सब जानते हैं जेयर बोल्सोनारो कहां के हैं, ब्राजील के हैं। अभी इन्होंने क्या हुआ था, जब भारत के लिए क्या बोला था कि जब भारत ने यहाँ पे वो पहुंचाई थी, क्या बोलते दवा की खेप पहुंचाई, तो उन्होंने हनुमान जी से तुलना की थी। तो आपको ध्यान रखना है ये हाल ही में चर्चा रहता है और इनका भारत के साथ एक अच्छा संबंध भी है। तो आप अगर आप बात करेंगे, जैसे हम ब्राजील की बात करेंगे, तो आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे ब्राजील की बात करोगे तो आप दिख रहा होगा कि ब्राजील एक इतना बड़ा देश है। देखो जो ये दक्षिण अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका की बात करेंगे साथियों, तो साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ब्राजील है। ब्राजील की अगर हम राजधानी की बात करेंगे साथियों, तो ब्राजील की राजधानी कौन है, ब्राजीलिया है। और जेल्स बोल्सोनारो यहाँ पे आप दिख ही रहा है, ये यहाँ के क्या है, जेल्स बोल्सोनारो यहाँ के क्या है साथियों, यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से देखो, आपने यहाँ पे मैप देख रहे होंगे, तो आप दक्षिण अफ्रीका के मैप को थोड़ा डिस्कस करो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इन कंट्रीज की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देखो जो ये जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इस कंट्री का नाम क्या है, सूरीनाम। अभी हाल ही में चर्चा रहा था सूरीनाम, ध्यान रखना दोस्तों, सूरीनाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पे लगभग आधा से ज्यादा क्या जनसंख्या, क्या भारतीय जनसंख्या है, यानी हिंदी बोली जाती है इधर। तो आपको ध्यान रखना है सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। इसके अलावा यहाँ पे गुयाना है, ये क्या है, गुयाना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वेनुजुएला है। वेनुजुएला आप सब जानते हैं, वेनुजुएला की बात करेंगे, ये ओपेक कंट्री है और दक्षिण अमेरिका में एकमात्र ओपेक कंट्री है। तो आपने क्या देखा अभी, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या था सबसे पहले साथियों, यहाँ पे देखा आपने गोयना था, क्या था, फ्रेंच गोयना, फिर सूरीनाम, वेनुजुएला, नहीं सॉरी, देखो दोबारा देखो साथियों, सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, फिर उसके बाद गुयाना, फिर वेनुजुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे। साथियों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश है जो लैंडलॉक कंट्रीज है। लैंडलॉक कंट्री जैसे मैंने अभी पहले बताया था, वो कंट्री जिनका किसी भी देश के किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे दो देश, कौन कौन से, एक दिख रहा है बोलिविया और एक दिख रहा पराग्वे। तो बोलिविया और पराग्वे यहाँ की क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी स्थल रूढ़ देश है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, आप सब देख रहे होंगे कि लगभग ये सभी देशों के साथ क्या कर रहा है, ब्राजील सीमा साझा कर रहा है। केवल आपको दो देश रखने ध्यान, जिनके साथ ये सीमा साझा नहीं करता। दक्षिण अमेरिका में लगभग सभी देशों के साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा करता है। आपको दो नाम रखने जिनके साथ सीमा साझा नहीं करता, वो है चिली और दूसरा क्या है, आप देख रहे होंगे इक्वाडोर। तो साथियों दो देश कौन से हो गए, इक्वाडोर और चिली, चिली और इक्वाडोर। तो चिली और इक्वाडोर के साथ क्या करता है, ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता। बाकी आप सब देखो इन सब के साथ क्या कर रहा है, ये सीमा साझा कर रहा है। चाहे हम बात करेंगे फ्रेंच गुयाना की बात करेंगे, सूरीनाम की बात करेंगे, गुयाना की बात करेंगे, वेनुजुएला, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया, पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया या उरुग्वे हो गया, इन सब के साथ क्या कर रहा है, ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो साथियों आपको यहां से क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा मैंने सवाना, ठीक है।
तो यहां से ध्यान रखना है, जो ब्राजील में जो घास के मैदान है उसे सवाना बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है अर्जेंटीना, है ना, पंपास, क्या है, पंपास। तो अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या बोला जाता है, पंपास कहा जाता है। तो साथियों आपने यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब कुछ जरा इन कंट्रीज के कैपिटल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप सब अगर ब्राजील, हाँ एक बात और, अगर आप सब जानते हैं कि ब्राजील विश्व में किसके लिए, कॉफी के लिए नंबर 1 है, यानी विश्व विख्यात है किसके लिए, कॉफी उत्पादन में। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, वो कौन सा है, ब्राजील है। निर्यातक देश कौन सा है, ये भी कौन है, ब्राजील है। तो आपने यहां से इतना देखा साथियों। अब बात करेंगे हम इन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप सब दिख रहा होगा साथियों कि जैसे इन कंट्रीज की बात करेंगे, जैसे ये है बोलीविया हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया। अगर आप इनकी कैपिटल ध्यान रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो साथियों। जैसे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, मैं पेन का कलर चेंज करता थोड़ा, रेड किया। अब दोस्तों यहां देखो, सबसे पहले ये इक्वाडोर की बात करेंगे। तो इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्या है, क्विटो है। क्या है, क्विटो। तो इक्वाडोर की कैपिटल कभी बार पूछा जाता है कि इक्वाडोर की कैपिटल कहां पे है, क्विटो है। ठीक है। अगर हम कोलंबिया की बात करेंगे साथियों, तो कोलंबिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, बगोटा। यहां पे लिखता मैं बगोटा। तो साथियों आपने क्या देखा, कोलंबिया की कैपिटल बगोटा, क्यूटो, क्यूटो किसकी है, इक्वाडोर की है। अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वेनेजुएला, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी जो कैपिटल है वेनेजुएला की वो है काराकस, काराकस। तो आपने दोस्तों इनके नाम रखने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी ये छोटे छोटे देश है, अगर आप इनका याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वैसे अगर ना भी रखे तो कोई बात नहीं। जैसे सूरीनाम की बात करेंगे, पाराम्बरिबो है। अगर हम गुयाना की बात करेंगे, जॉर्ज टाउन है ना। तो ये आप यहां से ध्यान रख सकते हो। लेकिन जो इंपोर्टेंट देश है उनकी कैपिटल आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे कोलंबिया इंपोर्टेंट देश है तो उसकी कैपिटल क्या है, बगोटा। क्यूटो की बात करेंगे, इक्वाडोर है, ये भी इंपोर्टेंट है। वेनेजुएला मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, तो उसकी कैपिटल क्या है, कराकस। ब्राजील की तो आपने ब्राजीलिया देख ही ली है। दोस्तों अगर हम पेरू की बात करेंगे, पेरू भी इंपोर्टेंट है। पेरू की बात करेंगे, इसकी जो कंट्री है उसका नाम है लीमा। क्या है, लीमा। तो पेरू कंट्री का नाम क्या होगा, लीमा हो गया। बोलीविया की बात करेंगे दोस्तों, आप सब दिख रहा होगा, बोलीविया क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। बोलीविया और पराग्वे ये दोनों क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज है। अगर हम बोलीविया की बात करेंगे साथियों, तो बोलीविया की बात करेंगे, लापाज। क्या नाम धरना यहाँ पे अपने, ला पाज। तो साथियों आपने ध्यान दिया कि बोलीविया की जो कैपिटल है वो लापाज है ना। अगर हम पराग्वे की बात करेंगे साथियों, पराग्वे की कैपिटल क्या, वैसे तो बहुत टफ नाम है इसका, आसुनिंशियोन है। तो कोई बात नहीं, इतना याद नहीं रखना, आप सिर्फ जो जो अभी यहाँ पे बता रखा है। बोलीविया की बात करेंगे लापाज, पेरू की लीमा, इक्वाडोर की क्विटो, कोलंबिया की बगोटा, वेनेजुएला की काराकस, ब्राजील की आपने ब्राजीलिया देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है साथियों वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, जो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, यहां पे लिखता मैं ब्यूनस आयर्स। तो यहां से साथियों आपने यहाँ पे ये कंट्रीज देख ली है, कंट्री कैपिटल आपने देख ली। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे साथियों, आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन दिखाई है, ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। तो आपको यहां से और फैक्ट ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका के आपको केवल 3 देश ध्यान रखने हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। सबसे पहला इक्वाडोर, सही बात है। उसके बाद कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। तो आपने 3 देशों से देखा जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, कोलंबिया की कैपिटल बगोटा और इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो। साथियों एक और ध्यान रखोगे, अब देखो आपने यहाँ पे इक्वाडोर की क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा देख ली। उसके बाद नीचे अब और आओगे, आप सब जानते हैं इसके नीचे कौन सा है, मकर रेखा है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो मकर रेखा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मकर रेखा है वो कहां कहां से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा की बात करेंगे साथियों, कहां कहां से होकर गुजरती है, तो देखिए दोस्तों कहां कहां से है, चिली, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट में ब्राजील आ गया। तो इन देशों से होकर क्या गुजरती है, मकर रेखा होकर गुजरती है। तो साथियों आपने यहां से देखें कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज थे
हमने कंट्रीज के बारे में देखा, उनकी कैपिटल के बारे में देखा, ब्राजील के बारे में थोड़ा इंपोर्टेंट देखा। हमने यहाँ 2 घास के मैदान देखे, एक लाप वो देखा, क्या देखा, एक सवाना देखा और पंपास देखा। सवाना जो घास का मैदान है वो ब्राजील में है और जो पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण डिस्कस था ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। अगर आपको हमारा प्रयास जो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।